हम्म। तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, ये कहानी समझ लो पहले, फिर इसको अपन आराम से समझेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ये जो दो चीजें कैरेक्टर हैं कंपनी के, इस कैरेक्टर का लोग गलत फायदा उठाने लगे। जैसे मैं एक कंपनी बनाऊं और उस कंपनी के थ्रू मैं कुछ तो भी फ्रॉड काम करूं, गड़बड़ काम करूं। फ्रॉड कैसे? लोगों से पैसा बोल ले लिया मैंने, कुछ झूठे स्कीम्स बना के, और उन स्कीम्स का लालच देके उनका पैसा मैं गायब कर चुका हूं। अब वो केस करने आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं मैं तो हूं ही, कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके नाम पे केस करो। मेरी बात समझ में आ रही? तो सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसका फायदा उठा के बोले तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कंपनी के साथ किया था, कंपनी के डायरेक्टर वायरेक्टर भाग गए जो उस समय थे, अब कोई नए डायरेक्टर हैं, वो बोल रहे हैं हम तो थे ही नहीं, हमको क्या पता, हम तो अब आए हैं तो हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑनर बोल रहे हैं हम भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम तो केवल कंपनी को पैसा देते हैं, चलाते तो कंपनी को डायरेक्टर्स हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात? इस मतलब एक तरह से हमने एक ब्लैंकेट डाल रखा है कि कंपनी एक ब्लैंकेट के पीछे क्या चल रहा है वो हम उसे हटाना चाहते हैं कि यार तुम इसका ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके तुम लोगों को बेवकूफ ना बना सको। अरे कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, वो तो ह्यूमन के थ्रू ही काम कर सकती है ना, उसमें कहीं ना कहीं तो किस माइंड लगा होगा ह्यूमंस का। ये बेनिफिट इसलिए दिया था कि बिजनेस को प्रमोशन मिले, बड़े लॉसेस का इंपैक्ट ना आए सीधा। इसका गलत इस्तेमाल जब होने लगा तो एक नया कंसेप्ट बनाया गया और ये बोला गया कि यार ये कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे हम, और हम उन लोगों को ढूंढेंगे जो रिस्पॉन्सिबल थे उन पर्टिकुलर एक्टिविटी के, और वो ये बोल के नहीं बच सकते कि यार ये कंपनी ने किया। कंपनी कैसे करेगी? कंपनी तो अल्टीमेटली ह्यूमन एजेंसी से चलती है। तो बेसिकली जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो जिम्मेदार ठहरे जाएंगे और उन पे केस होगा और उनको सजा होगी। ये कहानी जब पहली बार एग्जिस्टेंस में आई थी तो वो इस केस की वजह से आई थी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। तो सोलोमन एंड कंपनी नाम है कंपनी का, और सोलोमन उसका मेजर शेयर होल्डर था। समझ में आई ना बात? पहले तो इसको समझो क्या है। कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कंसेप्ट वेयर बाय कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर। तो बेसिकली कॉर्पोरेट वेल का मतलब ये है कि मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग है, वो सेम नहीं है, तो इनका सेपरेशन हो रखा है, एक वेल है, इनके बीच में पार्टीशन है। ठीक। द टर्म कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू कंसेप्ट ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। कि कंपनी की एक्शन की वजह से अगर कोई लाइबिलिटी जनरेट होती है तो उसके मेंबर शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है इस वेल की वजह से। वो जिम्मेदारी कंपनी की, और वो पूरी करनी है तो कंपनी की एसेट से पूरी होगी, मेरे ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आएगी एज अ मेंबर। इफ द कंपनी इनकर एनी डेप्ट, अगर कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट आती है या फिर कोई कॉन्ट्रावेंशन करती है कंपनी लॉ का, कॉन्ट्रावेंशन मतलब लॉ को तोड़ना, उसके अपोजिट जाना, तो ये कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट लग जाता था। और ये कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट ये कहता था कि मेंबर शुड नॉट बी लाइबल। ये कंसेप्ट क्या कहता था? मेंबर शुड नॉट बी लाइबल फॉर द एक्शंस ऑफ द कंपनी। और एक हद तक ठीक भी था, आज भी लगता है। इन अदर वर्ड्स इट एंजॉय द कॉर्पोरेट इंसुलेशन। इंसुलेटर मतलब वही कि आप तक बात नहीं आएगी, करंट नहीं आएगा। दस द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी। तो कॉर्पोरेट वेल से क्या होता है? शेयर होल्डर प्रोटेक्ट रहते हैं, कंपनी चाहे जो एक्शन करे, चाहे जितना नुकसान करे, शेयर होल्डर पे
कोई बात नहीं आती थी इस कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट से। तो पहले तो कॉर्पोरेट वेल वर्ड समझ में आया या नहीं आया? फिर क्या होता है, ये कहानी चल रही थी, फिर एक दिन एक केस आता है कोर्ट के सामने। केस था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। इस केस में क्या होता है, इन सोलोमन एंड कंपनी केस, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब वहां के जज, ये ऐसी इंग्लैंड वालों को ऐसी नाम बहुत पसंद है, ठीक है। लेट डाउन द कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। लेट डाउन दैट, क्या लेट डाउन किया, मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया है। कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। अरे वही बात है, कॉर्पोरेट वेल है इन दिस केस। अब ये केस क्या था, कहानी सुनो। वन सोलोमन incorporated a company named Solomon and Company with 7 subscribers consisting of himself, his wife और son and 1 daughter। तो घर की कंपनी बनाई, उसके मेंबर थे 7, सातों घर के मेंबर थे। तो पूरा शेयर होल्डिंग कहाँ हो गया, 100% अपने ही घर में हो गया। फिर क्या होता है, दिस कंपनी टुक ओवर पर्सनल बिजनेस असेट ऑफ सोलोमन फॉर इतने डॉलर and in turn Solomon took 20,000 shares of each rupee this। ये तो एक कहानी हो गई कि भाई उस कंपनी ने क्या किया, सोलोमन का पर्सनल बिजनेस असेट ले लिया। मतलब एक्चुअली क्या है, सोलोमन पहले भी शूज का काम करता था, ये शूज का काम करता था, तो उसका एक पर्सनल बिजनेस था। उसने कंपनी बनाई तो पर्सनल बिजनेस की पूरी असेट्स कंपनी ने एक्वायर कर ली। वो पर्सनल बिजनेस था, मतलब सोलोमन उसका सोल प्रोप्राइटर था, उसका ऑनर था। तो ऑब्वियस बात है कि उस असेट के बदले में कंपनी ने उसको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। शेयर्स के साथ साथ कुछ और भी दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डिवेंचर वर्थ 10,000 पाउंड ऑफ द कंपनी विद चार्ज ऑन द कंपनीज असेट। डिवेंचर और शेयर में बहुत अंतर होता है। शेयर मतलब रिस्क वाला पैसा, डिवेंचर मतलब बिना रिस्क का पैसा। लोन होता है डिवेंचर। तो सोलोमन ने अपनी ही कंपनी को लोन दिया, क्या दे सकता है, बिल्कुल दे सकता। कितने का लोन दिया, 10,000 पाउंड का। और उसका लोन का चार्ज क्रिएट किया असेट्स पे। मतलब वही बात है कि असेट्स को हाइपोथिकेट कर लिया कि कल को अगर कंपनी पैसा नहीं लौटाती टाइम पे तो असेट्स ऑक्शन होंगी, जो भी होगा। एंड द बैलेंस इन कैश, और बाकी कुछ पैसा उसने कैश भी ले लिया। तो उसने अपनी असेट देके शेयर्स भी ले लिए, डिवेंचर भी ले लिए और कैश भी ले लिया और एक कंपनी बना दी। अब क्या होता है, हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन टुक अप 1 पाउंड ईच शेयर। तो नेग्लिजिबल शेयर लिए उन्होंने, उसकी वाइफ ने, डॉटर ने, चारों बेटों ने 1 पाउंड शेयर ईच, बस एक एक शेयर है सबके पास और 1 पाउंड का एक शेयर। बाकी सारे शेयर 20,000 में से 19,996 जो भी बचे रिमेनिंग 94 शेयर्स जो भी है, वो सारे के सारे सोलोमन के पास। अब क्या होता आगे, सब्सिक्वेंटली द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन। ट्रेड डिप्रेशन मतलब इकोनॉमी खराब होती है और वो कंपनी जो है वो डूब जाती। अब जब कंपनी डूबती है तो क्या होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि यार कंपनी डूबेगी तो जो उसके क्रेडिटर होंगे उसको पैसे देगी। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू द ट्यून ऑफ 7,000 पाउंड कंटेंडेड दैट सोलोमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तुम्हें याद है वो डिवेंचर वाली कहानी है उसके पास, और उस डिवेंचर के अगेंस्ट उसने कंपनी की एसेट हाइपोथिकेट कर रखी, मतलब उसके डिवेंचर वाला लोन सिक्योर्ड है। जब वो कंपनी डूबी तो उस कंपनी के कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने ये कहा कोर्ट में कि यार ये बंदा अपने 10,000 पाउंड पहले नहीं निकाल सकता, पहले इसे हमें पैसे देने चाहिए। उनका ये कहना क्यों है, क्या ग्राउंड है उसका, उन लोगों का? वो बोल रहा है भैया ये 1 मैन कंपनी है,
ये अकेला इस कंपनी का पूरा डायरेक्शन देखता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी ये है, वन मैन कंपनी है, सारे शेयर भी इसके पास है। ये एक तरह से हमारे अगेंस्ट फ्रॉड कर रहा है। भाई अपने 10,000 पाउंड क्यों निकालेगा ये? पहले इसको कंपनी के दूसरे क्रेडिटर के पैसे देने चाहिए। क्या उनका कहना गलत है? लेकिन उस समय क्या हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या ऑर्डर दिया था? उस समय के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या ऑर्डर दिया? उस समय के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि नहीं नहीं, ये कंपनी और उसके मेंबर सब सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होते हैं तो ये जो जजमेंट था वो कैसा था, जरा पढ़ के देखो। द कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन। तो वो बोल रहे हैं कंपनी जो है लॉ के हिसाब से तो वो डिफरेंट पर्सन है, ऑल टुगेदर फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर एंड इट्स मेमोरेंडम। ये बात हमने कल कंसेप्ट में भी पढ़ी थी, कैरेक्टर है उसका। एंड दो इट मे be that after incorporation the business is precisely the same as it was before and the same person manages and the same hand receive the profit, the company is not in law agent of a subscriber or trustee for them. कुछ लोगों ने उस केस में ये भी क्लेम किया यही बंदा पहले भी शूज का बिजनेस करता था, यही बिजनेस चलाता था, ये सोल प्रोप्राइटर था, इसने जानबूझ के लोगों को धोखा देने के लिए इसको फॉर्म चेंज किया ताकि कल को अगर ये गड़बड़ करे तो सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम पे ये बच जाए। तो जजमेंट जो था वो पूरा फेवर में गया किसके? सोलोमन के। दिस केस क्लियरली एस्टेब्लिश दैट द कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर कैन नॉट हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी इवन दो वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल इज होल्ड बाय हिम। फिर भी उसको सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो केस हुआ, इसने कई क्वेश्चन रेज कर दिए। बोले यार लोग इसका बहुत फायदा उठाएंगे। इस केस में तो जजमेंट ये आया और ये जजमेंट की बाद ही लोगों ने क्वेश्चन रेज चालू करना शुरू किए कि यार ये चीज तो दिक्कत वाली हो जाएगी फिर। Now the question may arise whether the veil of corporate personality can even be lifted or pierced. तो क्या इस वेल को हमें हटाना चाहिए? क्या इस सेपरेशन को हमें हटाना चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि यार जो कंपनी है और उसको चलाने वाला व्यक्ति है वो किसी केस में एक ही माना जाए, उन्हें अलग अलग ट्रीट ना किया जाए। ऐसे कुछ केसेस बनाए जाए और मेंशन किए जाए कि इन केसेस में कंपनी को रन करने वाला व्यक्ति और कंपनी अलग अलग माने नहीं जाएंगे, वो एक ही माने जाएंगे। इसको बोला गया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये जो इंसुलेशन था इसको हटा दो, ये जो कंबल लगा हुआ है बीच में वो हटा दो, तो इस इंसुलेशन को खत्म कर। तो तुम देखो, बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन वन शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रेज lifting the veil. It means looking behind the company as a legal person. Lifting the veil का मतलब है कंपनी को लीगल पर्सन के बिहाइंड जाके ढूंढो और देखो कि एक्चुअली उस कंपनी को रन कौन कर रहा है, उस लीगल फेस के बिहाइंड कौन है। Where the court ignore the company and concern themselves directly with the member manager, तो कोर्ट यहां पे जब लिफ्टिंग करेगा कॉर्पोरेट वेल का, इसका मतलब है कि कोर्ट इग्नोर करेगा इस बात को कि कंपनी एक सेपरेट लीगल है, एंटिटी है, और वो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा कंपनी को उसके मैनेजर्स से और मेंबर्स से जो उसको चला रहे हैं। द कॉर्पोरेट वेल में बी said to have been lifted only in appropriate circumstances, लेकिन इस एक्शन को या इस एक्टिविटी को हमेशा नहीं किया जाना चाहिए। ये केवल लिमिटेड सर्कमस्टांसेस के लिए ही अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो उस चीज का फायदा ही क्या जो हमने एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बनाया है, अगर हर बारी देखने लगोगे तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे डिसाइड किए जाएं जहां पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया
जाएगा। सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट नहीं हुआ था, उसमें कॉर्पोरेट वेल एस्टेब्लिश हुआ था, पर वो एक गलत केस में एस्टेब्लिश हुआ, इसी वजह से फिर ये कंसेप्ट आया कि भाई इसको लिफ्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? सबसे पहली बात हुई लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर द कंपनी लॉ डिसरिगार्डेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब हम नीचे वो केसेस पढ़ेंगे जहां पे इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड किया गया, मतलब ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को हटा दिया गया। एक केस था ट्रेडिंग विथ एनिमी का। पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है, ऑब्वियस बात है कि अगर आप एनिमी के साथ ट्रेडिंग करोगे तो उस कंट्री का पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो जियोपर्डाइज होता है, वो नुकसान होता है उसका। तो यहां पे ये बोला गया कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानेंगे, हम ढूंढेंगे वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने कंपनी को एनिमी के साथ ट्रेड कराया। क्योंकि कंपनी बचने की कोशिश कर रही थी, बोल रही थी, मेंबर और मैनेजर बोल रहे थे कंपनी एंड वी आर बोथ सेपरेट एंटिटी, आपको जो करना है कंपनी पे करो। पर ट्रेडिंग विथ एनिमी वाले केसेस में आगे के लिए ये मैंने कहा ना, लॉ केवल ये नहीं होते जो एक्ट में लिखे, वो तो होता ही है। गवर्नमेंट जो रूल इशू करेगी वो भी लॉ है, रेगुलेशन बनाएगी कोई बॉडी वो भी लॉ है, और पुराने केसेस का रेफरेंस लिया जाता है। तो कंपनी के कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए और ये पता करने के लिए कि एनिमी के साथ एक्चुअल में कौन डील कर रहा था, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया। कोई दिक्कत? कई बार ऐसा होता है ना, जैसे पाकिस्तान के लोगों ने सोचा यार इंडियन लोग हमसे अभी डील तो करेंगे नहीं, हम तो लगभग स्टेट ऑफ वॉर में इनके साथ, तो एक काम करो, एक कंपनी बनाओ दुबई में, और वो कंपनी डील करेगी इंडिया के लोगों के साथ। तो वहां पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देख लेगा कोर्ट, अगर का मामला गया और किसी ने केस लगा दिया तो कोर्ट लिफ्ट करके देखेगा कि भाई इसके जो रियल ऑनर्स हैं, जो मैनेज करने वाले हैं, वो कौन है। मेरी बात समझ में आई? टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। कई लोग ऐसे होते हैं, सपोज कंपनी बनाई, कंपनी चलाई, बहुत सारे टैक्स वैक्स जो है वो ड्यू थे, किसी तरह से धांधली करके ब्राइब खिला के कंपनी बंद कर दी। अब टैक्स की रिकवरी के लिए टैक्स डिपार्टमेंट ढूंढने गए तो कंपनी मिल ही नहीं रही है। तो यहां पे तो कॉर्पोरेट वेल हटा के देखना ही पड़ेगा कि ये कंपनी चला कौन रहे थे। अगर कंपनी को इसलिए यूज किया जा रहा है कि टैक्स को इवेड किया जा सके, बचाया जा सके, या फिर it was held that company was not genuine company at all but merely assessee himself disguised under a legal entity concept, the assessee earn huge income by way of dividend and interest। तो इसलिए उसने क्या किया, अपनी इनकम को छुपाने के लिए, अपनी इनकम पे टैक्स बचाने के लिए कोई भी इधर उधर का तरीका तुमने ढूंढ लिया और कंपनी बना ली, तो कंपनी को नहीं देखा जाएगा, वो लोगों को ढूंढा जाएगा जो लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, एक जनरल सेंस समझो, फ्रॉड के इंटेंशन जहां दिख गए वहां पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा। ऊपर वाला केस भी फ्रॉड से ही रिलेटेड था। वही जो एनिमी कंपनी, एनिमी कंट्री के लोग हैं, वो कोई मैनिपुलेटिव वे ढूंढ रहे हैं आपके साथ डील करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का। यहां पे भी कोई मैनिपुलेटिव वे ढूंढा गया है टैक्स को इवेड करने का, टैक्स से बचने का, इनकम छुपाने का, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। ऐसे केसेस जहां पे आपने कंपनी का फॉर्मेशन केवल इसलिए किया ताकि आपके ऊपर जो पेमेंट है, जैसे सपोज ये जो केस हुआ था, वर्कमैन को बोनस देना था, आपने अपनी कंपनी को बोला मेरी कंपनी मर्ज हो गई नई कंपनी में, मेरी तो कंपनी नहीं बची, तो पुराने वर्कमैन को बोनस मैं नहीं दे सकता। नई कंपनी बोल रही है तुम अभी आए हो, हम कैसे दे दे बोनस।
इस तरह के अवॉइडेंस नहीं किए जा सकते। कुछ समझ में आया? ये ऐसे ही केस था रबर इंडस्ट्री का। ओके, वो रबर इंडस्ट्री ने खूब पैसे कमाए। जब वो सरप्लस के बेसिस पे वर्कमैन को बोनस देने की बात आई, तो सरप्लस अवेलेबल होने के बाद जो पेमेंट है वो बोनस का पेमेंट नहीं किया गया या कम किया गया। उस कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और उस सब्सिडरी कंपनी में अपना रिजर्व फंड उधर ट्रांसफर कर दिया। वो बोले कि उधर रिजर्व ट्रांसफर हो गया है, तो वो जो बोनस पेमेंट की लायबिलिटी है वो उस नई कंपनी पे, और नई कंपनी ये बोल रही है कि मैंने तो अभी पैसे कमाए नहीं। इस तरह के उलझाने वाले केसेस जहां पे आप बचना चाह रहे हो अपने लीगल ऑब्लिगेशन टू पे से, कॉर्पोरेट वेल नहीं टिकेगा, उसे लिफ्ट किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट। आपने सब्सिडरी बनाई है। सब्सिडरी मतलब समझते हो? जब कोई कंपनी किसी और कंपनी में अपना कंट्रोल ले लेती है तो उसको क्या बुलाती है? सब्सिडरी। अ कंपनी में समटाइम बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर और ऑफ अनदर कंपनी and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal. Here the principal will be held liable for the act of company. यहाँ पे एक केस देखो, इससे समझ में आएगा। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, wanted to obtain license for its vehicle but could not do so if applied in its own name. अपने नाम पे लाइसेंस लेने जाती तो नहीं मिलता। उसने पुराने कोई ऐसे काम किए होंगे कि भाई उसे पता है कि उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। उसने क्या किया, अपनी एक सब्सिडरी बनाई, उसके नाम पे उसने लाइसेंस लेना चाहा। है ना फ्रॉड के काम। तो सब्सिडरी से आप काम करवा रहे हो और उससे आपको अपना एजेंट बना रहे हो, तो बेसिकली आप काम कर रहे हो, ऐसा ही माना जाएगा। वो कॉर्पोरेट वेल नहीं चलेगा कि वो कंपनी अलग है, तुम अलग हो, वो एक्शन करती है, वो अलग है, तुम पे उसकी लाइबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं होगा, तुम दोनों सेम ही माने जाओगे। कंपनी फॉर्म फॉर, ये लो, ये तो आ ही गया। ऐसी कंपनी जो बनाई ही फ्रॉड के लिए या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए या लॉ को डिफीट करने के लिए, मतलब लॉ के प्रोविजन को डिफीट करने के लिए बनी है। तो ट्रेडिंग विद एनिमी, टैक्स इवेड करने वाले केस, सब्सिडरी को एजेंट बना के काम करना, लीगल ऑब्लिगेशन हटाना, और जो कंपनियां बनाई ही गई हैं फ्रॉड करने के लिए, ऐसे केस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दिया जाता है ना। बहुत रटने की बात नहीं है इसमें। ये केसेस आने चाहिए जहां पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होता है। कॉर्पोरेट वेल का मीनिंग समझ में आना चाहिए। वो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को कहा जाता है कि भाई कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग है। इवन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर या उसका ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास उसके लगभग सारे शेयर है, वो भी कंपनी और उसको एक ही नहीं माना जा सकता, उनको अलग अलग कंसिडर किया जाता है। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस इस चीज को प्रूव करता था। लेकिन उसके बाद ये समझा गया कि लोग इसका गलत फायदा ना उठाएं, इसके लिए ऐसे केसेस बनाए गए या ऐसे केसेस डिसाइड किए गए, यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे भी फ्रॉड के इंटेंशन दिख रहे हैं साफ साफ। आप टैक्स इवेड कर रहे हो, आप लॉ का प्रोविजन डिफीट कर रहे हो, अपने लीगल पेमेंट्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये इंसुलेशन नहीं दिया जाएगा। आप कंपनी के मेंबर, मैनेजर और कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा। ये होता है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। वो कौन से केस में होता है? कोई दिक्कत है, समस्या है समझने में?